खैर, तो लास्ट टाइम हमने वो पढ़ा था पाई एक्सेप्टर लिगेंड का इंट्रोडक्शन। हमने उसमें देखा कि भाई पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके पीछे थ्योरी क्या है, और साथ में हमने पढ़ा था क्या से कहते हैं जी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अच्छा, इसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से मिलता जुलता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि भाई ये इसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये कहता है कि भाई स्टेबिलिटी जो ना वो हासिल करने के लिए हर जो मेटल एटम है वो अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है ना वो करता है नोबल गैस की जितनी, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। इसी की बजाय अगर हम ये कह दें कि भाई हर जो मेटल एटम है वो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद करता है 18, ठीक है, क्योंकि जो 18 इलेक्ट्रॉन वाले वैलेंस शेल होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, या यूं समझ लें कि जितनी नोबल गैसेज हैं उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। तो अगर किसी मेटल के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 18 हो जाएगी तो वो भी स्टेबल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन रूल में क्या है कि आखिरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस रेफरेंस से अगर हम बात करें तो हमने जैसे हम 36 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं या जितने भी नोबल गैस जितने 54 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, इसी तरह हम 18 इलेक्ट्रॉन्स की भी काउंटिंग करते हैं। कि मिसाल के तौर पर क्रोमियम का जो कार्बोनाइल है जिसमें 6 कार्बोनाइल एटम उसके ग्रुप उसके साथ अटैच हैं, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हैं कि क्रोमियम। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मजे की बात है कि जब यहाँ पे हम वैलेंस शेल का लफ्ज यूज कर रहे हैं ना तो उससे मुराद आखिरी शेल नहीं है, वहां पे यहाँ पे वैलेंस शेल से मुराद ये है ये दो जो है ना 3d और 4s, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद। जब यहाँ पे हम वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं तो उससे मुराद ये है कि वैलेंस शेल से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद जो कि उनके 4s या 3d, मतलब 4s नहीं मैं कहूंगा, यहाँ पे हम लफ्ज यूज करते हैं ns, ठीक है, कि सबसे आखिरी वाला s और n-1d, ठीक है। सबसे लास्ट वाला s और सेकंड लास्ट d में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है ना उन दोनों को मिला के हम वैलेंस शेल की तादाद यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनको हम काउंट करते हैं इस काउंटिंग में। मिसाल के तौर पर क्रोमियम है ना, क्रोमियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह, क्यों, इस रेफरेंस से कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी जब बॉन्डिंग की बात करते हैं ना तो इनके जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना ये s और d ही करते हैं। मतलब सबसे लास्ट वाला s जो 4s हो सकता है, 5s हो सकता है, 6s हो सकता है, 7s हो सकता है, डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है। पहली ट्रांजिशन सीरीज है तो वो 4s होगा, दूसरी है तो वो यट्टियम जर्कोनियम वाली तो वो 5s होगा, तीसरी लेंथेनाइड्स वाली है तो वो 6s होगा, एक्टिनाइड्स वाली है तो वो 7s होगा, ठीक है। ये 7 की 7 जो सीरीज है ना इनमें सबसे आखिर वाला s, ठीक है, और उस s आखिर वाले से सेकंड लास्ट वाले का d, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जितनी भी बॉन्डिंग होती है ना। और अगर कोई और पार्टिसिपेट करेगा तो वो 4p करेगा, 4d वगैरह वगैरह भी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में जो हम काउंट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जब हम वैलेंस शेल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, ns की, ठीक है। ns मीन सबसे लास्ट वाले का s, ठीक है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे n-1 d की, ठीक है, कि सेकंड लास्ट वाले का d, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है ना उसको हम काउंट करेंगे 18 यहाँ पे पूरे करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको मिसाल दी है कि क्रोमियम है ना, क्रोमियम देखें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद स्कैंडियम में 21 होती है, ठीक है, इसमें 22 हो जाएगी 23, और क्रोमियम में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 24, सही है, टोटल इलेक्ट्रॉन 24 होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं ना तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है 4s2 टू 3d4 पे, मतलब 4s2 और 3d4 इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं 6, मतलब 4s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और d में कितने हैं 4, बेसिकली 4 भी नहीं होते, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5 होती है। वो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये एक्सेप्शन पड़ी हुई है कि क्रोमियम में एक एक्सेप्शन आती है कि इसका s भी हाफ फिल्ड हो जाता है और d भी जो है वो हाफ फिल्ड हो जाता है उसकी स्टेबिलिटी की खातर, ठीक है। तो बेसिकली s और d में मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 6 कार्बोनाइल से 12 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 और 12 ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 18 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि उसकी 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई, उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो गई, 18 हो गई। इसी तरह अगर आप मैंगनीज को देखें, अच्छा मैंगनीज का जो ना वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले आयरन को देखें। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है,
मैंगनीज के बाद आता है क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और फिर फेरम आता है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसका मतलब इसके आखिरी जो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर एस भी शामिल करें मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म होती है 4s2 3d 6 पे। तो डी और एस को मिला के इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद हो जाती है 8। ठीक है, 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन मिला के होती है 8, और इसको 18 करने के लिए 10 और चाहिए। तो वो 10 कहाँ से पूरे होते हैं, 5 कार्बोनाइल अटैच होते हैं, 10 जमा 18 मतलब 5 कार्बोनाइल का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 पेयर्स। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन ओबे करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, वो अपने आप अपने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पेयर्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और कितने लेंगे, जितने उनको 18 पूरे करने के लिए चाहिए। इस रूल की सिग्निफिकेंस यही है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब आ जाए मैंगनीज पे। मैंगनीज की मैं बात कर रहा था, मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। ठीक है, 25 का मतलब क्या है कि इसके जो 4s है ना, इसका 4s, ठीक है, इसके 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका जो 3d है, ठीक है, 3d में इसके होते हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7। सही है ना। अब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर कार्बोनाइल से आएंगे वो इवन होंगे, तो कभी भी 36 जवाब नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप 10 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, 8 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो इसमें एक और काम होता है कि ये कार्बोनाइल को 5 अटैच करता है अपने साथ। हाँ, ठीक है, 5 कार्बोनाइल अटैच होने से क्या होता है कि इसके जो सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें 18 नहीं पूरे हो सकते, कि अगर 10 करेगा तो 17 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर वो 12 करेगा, 11 करेगा तो फिर जो ना वो इलेक्ट्रॉन की तादाद सॉरी 12 करेगा तो फिर हो जाएंगे इसमें 19 हो जाएंगे। मतलब अगर 5 कार्बोनाइल अटैच होंगे तो 10 और 6 होंगे तो 12, तो इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करता है, ये एक नया बॉन्ड बनाता है दूसरी मेटल के साथ, दूसरे मतलब मैंगनीज के साथ। ठीक है, मतलब आप यूं समझ लें ये ना 2 कंपाउंड थे, एक ये पार्ट है, ठीक है, मतलब एक इसका ये पार्ट MnCO5 इसको आप कह सकते हैं, और एक इसका ये पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों पार्ट अनस्टेबल होते हैं अगर ये सेपरेट सेपरेट हो, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, ये आपस में डाइमर बना लेते हैं, मैंगनीज मैंगनीज का बॉन्ड बन जाता है। उससे क्या होता है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान हुआ है, इसकी वजह से इनके हर एक में इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 हो जाती है। कैसे होती है, देखें यहाँ पे 2 मैंगनीज हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग जरा देखिएगा, मैंगनीज 2 है, मतलब 7 ज़रब 2, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अच्छा 5 कार्बोनाइल हर एक में है, और हर एक में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है टोटल वो 10 ज़रब 2 होगी, मतलब 20 हो गई। ठीक है, 14 और 20 होगी। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इस बॉन्ड में। ठीक है, मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए अगर एक एटम के लिए कैलकुलेशन करनी है तो 1 शामिल करेंगे, और अगर 2 के लिए करनी है तो हम इसको दोनों को शामिल करेंगे, तो जमा 2 करके जवाब आता है 36। अब ये 36 जवाब आया है 2 एटम्स के लिए, इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपका जवाब आ जाएगा 18, कि दोनों मिल के एक दूसरे के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं। सही है, तो ये इस तरह से जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो ये एक्सप्लेन करता है कि मैंगनीज डायमर की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, या वो इसको हम बाई न्यूक्लियर या डाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहते हैं, आगे हम उसके क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे इसको। सही है, तो ये एक इसकी जो ना वो या कह ले सिंपल एक्सप्लेनेशन थी 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। सही है, किस तरह से वो अप्लाई होता है और किस तरह से वो उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और ये फार्मूलाज बनाने में मदद देता है, उनको समझने में मदद देता है। अच्छा, अब अगला जो एक हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई इनकी एक्चुअल इनकी इफेक्टिवनेस क्या है, इनकी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को और क्या से कहते हैं EAN रूल, दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, दोनों के एक जैसे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, दोनों के एक जैसी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ एक तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनकी लिमिटेशंस हैं, मतलब कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं
जो इन दोनों रूल्स को फॉलो नहीं करते। मिसाल के तौर पर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है अगर आयरन होगा और तो वो उसका कॉम्प्लेक्स तो बनता है, ठीक है, कंपाउंड बनता है, उसका स्टेबल बनता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, लेकिन ये है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन को जो ना वो फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता। कैसे नहीं करता? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी नहीं ओबे करता, EEN रूल को भी ओबे नहीं करता। मिसाल के तौर पर वैसे आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो उसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन 23। अब 6 उसके साथ बॉन्ड बन रहे हैं तो इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 23 और 12 35 होते हैं। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो उसके करीब तरीन नोबल गैस की है वो 36 है। तो इट मींस इसमें 36 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बनता भी है और स्टेबल भी है, ठीक है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, ठीक है, और उसके बाद उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं सॉरी इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, वैसे 26 होते हैं, 6 होते हैं, 5 रह जाएंगे, सही है। तो अब ये बॉन्ड कितने बना रहा है? 6, 12 और 5 जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन, इसके 18 इलेक्ट्रॉन रूल के मुताबिक कैलकुलेशन करें तो 17 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। EEN रूल के मुताबिक कैलकुलेशन करें तो 35 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। आपको पता है कि EEN रूल में हम टोटल सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम सिर्फ आखिरी ये इसकी कैलकुलेशन। हाँ, उसके बाद वेनेडियम का जो हेक्साकार्बोनाइल वेनेडियम है उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन भी फॉलो नहीं होता और जो EEN रूल जो ना वो दोनों ओबे नहीं होते, दोनों एक ही है बेसिकली, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसमें 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं वेनेडियम में, स्कैंडियम टाइटेनियम रेडियम, टोटल इलेक्ट्रॉन 23 होते हैं, 6 और आते हैं, 12 और 23 35 होते हैं, तो ये भी उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये मतलब हम कहते हैं कि ये जो एक जनरल रूल नहीं है, हाँ कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो इनको फॉलो या ओबे नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब ये इनका फायदा फिर क्या है? हाँ, इसका एक जो दो इसके बड़े फायदे हैं। एक इसका फायदा ये है कि भाई हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, मतलब देखें ना, कुछ हमारे पास ऐसे लिगेंड होते हैं जिनको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, या आपने टर्म पढ़ी होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, पॉलीडेंटेट लिगेंड, जिसको आप जो ना वो भी चिलेट्स भी बोलते हैं, कि ऐसे लिगेंड होते हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं मेटल को, ठीक है। अब मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन भी पेयर डोनेट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में हमें हमारे लिए ये मसला होता है कि जो हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें उस लिगेंड ने, ये तो पता चल गया कि ये वो वाला लिगेंड है, फलां लिगेंड है, ठीक है। तो ये नहीं पता चलता कि उसने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया हुआ है, 2 का किया हुआ है या 3 का किया हुआ है। इसका कैसे पता चलेगा? तो इसका पता चला सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EEN रूल के मुताबिक। मिसाल के तौर पर ऐसा एक लिगेंड है साइक्लोहेप्टाट्राइइन, जिसको हम, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, इसको CH3 से एब्रिवेट किया है, साइक्लोहेप्टाट्राइइन, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले डबल बॉन्ड वाले, ये 3 है, तो ये 3 के 3 तीनों डोनेट कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। अब पता कैसे चलेगा जी कहाँ पे एक की है, 2 की है या 3 की है? वो पता हमें चलेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। मिसाल के तौर पर जो निकल है, यहाँ पे ना एक छोटा सा, अच्छा, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे 3 है बेसिकली, ये जो मैंने 6 लिखा हुआ ना, अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है, मतलब आपको पता है कि एक ऐसा कंपाउंड है निकल का जिसमें 3 कार्बोनाइल अटैच हैं, ठीक है, और एक आपके पास साइक्लोहेक्साट्राइइन अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि साइक्लोहेक्साट्राइइन ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं? अब हमें सिर्फ ये पता है कि निकल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? 28, ठीक है। निकल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 28, ठीक है। तो इसको 36 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए, ठीक है। तो 8 आ जाएंगे तो इसमें कितने आएगा? 36। अब 8 कहाँ से आएंगे? 8 में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर से। कितने पेयर चाहिए? 4 पेयर चाहिए। उन 4 में से 3 तो डोनेट कर दिए कार्बोनाइल ने, ठीक है, 3 डोनेट कर दिए किसने? कार्बोनाइल ने। तो इसका मतलब एक पेयर और बचा होगा जो कि किसने डोनेट किया है? साइक्लोहेक्साट्राइइन ने, ठीक है। तो इट मींस कि साइक्लोहेक्साट्राइइन ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या किया हुआ है? डोनेट किया हुआ है, सही है। तो ये हम बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि टोटल इसमें कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 से ज्यादा वाला भी स्टेबल नहीं है, कम वाला भी स्टेबल नहीं है। इसी तरह आप अगला स्ट्रक्चर देखें कि अगर इस तरह का हमारे पास, यहाँ पे मैं एडिट करके भी भेजता हूँ, ये 3 है, ये 6 नहीं। अच्छा, अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक है निकल
का कंपाउंड जिसमें आपको पता है कि 2 कार्बोनाइल अटैच हैं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि CH3 ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं? तो अब आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे कि निकल के होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन, उसको कितने चाहिए आपको पता है, 8 चाहिए। ठीक है, अब 8 में से जो 4 हैं, मतलब 8 का मतलब है 4 पेयर। ठीक है, 8 का मतलब होता है 4 पेयर, 4 पेयर। ठीक है, उन 4 पेयर में से 2 पेयर कहां से आए हैं, कार्बोनाइल से। ठीक है, तो इसका मतलब अभी 2 पेयर्स की जगह जो बाकी होगी वो कौन फिल करेगा, 2 पेयर जो है वो बाकी जो 2 पेयर हैं वो कहां से आए हैं, CH3 से, साइक्लोहेक्साट्राईन से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब साइक्लोहेक्साट्राईन ने 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट किए हैं ये वाले स्ट्रक्चर में, ये जो जिसमें मैंने गुड लगाया है। ठीक है, तो इसकी मदद से ये हम बता सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की मदद से। इसी तरह अगर क्रोमियम का एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमें पता है कि सिर्फ 3 कार्बोनाइल अटैच हैं। ठीक है, तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें पता है कि क्रोमियम के जो ना वो एटॉमिक नंबर है इसका 24, इसके अंदर 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 36 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 12 चाहिए। 24 और 12 कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, लेकिन ये जो 12 है इसका मतलब 12 का मतलब है 6 पेयर। ठीक है, 6 पेयर। ठीक है, 6 पेयर। उन 6 पेयर में से आपको पता है यहाँ पे कि 3 पेयर तो आ रहे हैं कहाँ से, कार्बोनाइल से, 3 तो कार्बोनाइल से आ रहे हैं। ठीक है, बाकी कितने पेयर रहते हैं, 3 पेयर, तो वो 3 के 3 पेयर कौन देगा, CH3 देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जिसमें क्रोमियम के साथ बॉन्डिंग हुई है ये वाला, इसमें जो साइक्लोहेक्साट्राईन है वो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करके एक ट्राइडेंटेट लिगेंड का किरदार अदा कर रहा है। सही है, तो ये सारी चीजें अगर हम कहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं जी, अगर हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल पता है और हम उसमें उसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल को इस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कैलकुलेशन में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड था उसने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किए हुए हैं। ठीक है, तो एक इसका ये बड़ा फायदा था इन दोनों रूल्स का। ठीक है, एक इनका दूसरा फायदा ये है कि ये जो बाई न्यूक्लियर और ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, उनकी क्या रीजन है उसको भी एक्सप्लेन करता है। थोड़ा सा मैंने पहले भी आपको आइडिया दिया है कि देखें कि जो मैंगनीज था, ठीक है, मैंगनीज अगर अकेला जो मैंगनीज है, अगर हम ये देखें MnCO5, ठीक है, MnCO5 एक्चुअल कंपाउंड अगर ये देखें तो इसमें 36 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। कैसे, क्योंकि मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है। ठीक है, 25 और 5 उसके साथ कार्बोनाइल हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बनते हैं 35। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन बने 35, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी उसमें, तो वो क्या करता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन 2 मेटल एटम्स आपस में शेयर करते हैं और इस तरह से उनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के लिए एक एक काउंट होता है। तो इस वजह से उनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो जाती है, या उनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद एक मेटल के लिए कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से। तो इसी तरह 18 इलेक्ट्रॉन भी पूरे करने हो तो मैंगनीज के आउटर मोस्ट में होते हैं 7, उसको मजीद 11 चाहिए, 10 वो लेता है 5 कार्बोनाइल से और एक मेटल से लेके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन दी हुई है कि जब आप मेटल मेटल बॉन्ड की कैलकुलेशन करेंगे तो आप एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जब कार्बोनाइल की कैलकुलेशन करेंगे तो हर कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 5 कार्बोनाइल, दो दो हर कोई हर जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और मेटल जो है वो हर एक मेटल का जो बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा एक के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो ना वो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के मुताबिक भी ये बता सकते हैं कि ये मेटल मेटल का आपस में बॉन्ड क्यों बनता है, बाई न्यूक्लियर जो कार्बोनाइल्स हैं ये कैसे बनते हैं या क्यों बनते हैं। ठीक है, वो इस बुनियाद पे हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल ये क्रोमियम कोबाल्ट वाली है। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 27। ठीक है, कोबाल्ट के जो हमें मिलता है ना कोबाल्ट, वो इस फॉर्म में मिलता है, मतलब उसका जो फार्मूला हमारे पास आता है ना वो ये आता है। मतलब यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि एक जो कोबाल्ट है वो किस तरह से अटैच है, वो 4 कार्बोनाइल के साथ अटैच है। ठीक है,
4 कार्बोनाइल के साथ अटैच है, क्योंकि 2 कोबाल्ट हैं और 8 जो है वो हमारे पास कार्बोनाइल हैं। 1 मिनट, ये तो आएगा 35 आएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरे करने के लिए कोबाल्ट कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो बाई न्यूक्लियर हैं उनमें उनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी मुनीर। सर आप यहाँ देख रहे होंगे डायग्राम, कौन सी डायग्राम? कोबाल्ट वो कार्बोनाइल के साथ दूसरे कार्बोनाइल के साथ भी जो है ना वो बॉन्डिंग कर रहा है, तो उसके 5 नहीं फिर हो जाएंगे? कौन से? सर देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे आपने पॉइंटर रखा हुआ है वहां पे आप देखेंगे कि कोबाल्ट जो वो दूसरे के कोबाल्ट के साथ अच्छा, वो आप ये वाला कह रहे हैं, ब्रिज वाला? इस ब्रिज की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, इसमें ये होगा कि वो यहाँ पे ब्रिज तो बन रहा है, लेकिन काउंटिंग जब आप करेंगे ना तो आप इसको इस तरह कर लेना। अब बेसिकली एक कोबाल्ट जो है वो 5 के साथ अगर कोऑर्डिनेट है, 3 के साथ उसकी मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कह लें, 2-2 की डोनेशन, और बाकी 2 से 1-1 की डोनेशन करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन फिर भी उतने ही रहेंगे। वो नहीं समझ रही बात? मतलब एक जो कोबाल्ट है वो 5 उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच है, जिनको टर्मिनल कार्बोनाइल्स बोलते हैं, ये इसके साथ 3 टर्मिनल कार्बोनाइल है जिनके 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बाकी जो 2 कार्बोनाइल ब्रिज वाले हैं ना, ठीक है, जी सर, उनमें से हर एक से 1-1 आ रहा है, तो मतलब 2 से कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, तो 6 जमा 2 कितने होंगे, 8 ही होंगे एक ठीक के। सर, ठीक आगे मतलब वो ठीक आगे मुझे समझ। उनका सम सेम आ रहा है। क्लियर हुआ ये?